हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्की स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, आज बहुत खुशी बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि अभी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम ऑनलाइन क्लास में ऐसे तो ऑफलाइन क्लास में 5 चैप्टर भी खत्म होने वाली है। 2-4 दिन के अंदर 5 चैप्टर भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन चैप्टर जो है ना, ऑनलाइन क्लास में हम आपको जो है ना ह्यूमन जो है ना रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे और ख़त्म किए थे, और हमको 4 चैप्टर स्टार्ट करना था जो है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन जो है ना जल्द उसी बीच में जो है ना क्या हो गया, तो 12th के बच्चों की एग्ज़ाम जो है चलने लगी, जिसमें कि बच्चे जो है ना 11th की एग्ज़ाम चलने लगी, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना काफ़ी टेस्ट एग्ज़ाम चलने लगी, जिससे बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। और डिस्टर्ब होने की वजह से हमें लगा कि बहुत सारे बच्चों को जो है ना मेन चैप्टर यानी जो है ना जेनेटिक्स छूट रहा है। तो उसके लिए हम जो है ना 4 चैप्टर को जंप कर गए, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। ओवरऑल 1.5 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है पर चैप्टर से, फर्स्ट यूनिट से। तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार है, इसलिए हम जो है सोचे कि चलिए इसी पर हम लोग काम करते हैं और बातें करते हैं। क्योंकि देखिए, स्मार्ट तरीक़ों से पढ़नी चाहिए। हार्डवर्क एक जो है ना आम व्यक्ति भी करता है, लेकिन एक जो स्मार्ट वर्क करता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए हमें स्मार्ट वर्क पर ध्यान देनी है, और ताकि स्मार्ट बननी है ना, क्लास स्मार्ट तो नाम भी स्मार्ट और काम भी स्मार्ट होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्मार्ट वर्क के तहत जो है ना हम लोग क्या करेंगे, तो मेन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उसी पर बात करेंगे और उसी को अध्ययन करेंगे। तो ऑनलाइन क्लास में हम मेन टॉपिक पर बातें करेंगे और विचार करेंगे, लेकिन ऑफलाइन क्लास में हर एक टॉपिक को कैप्चर करेंगे। तो इस बात का निश्चिंत रहना है। और जो भी बच्चे क्लास डिस्टर्ब है, टेस्ट में बिजी हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान दें और देखते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। ये तो हमेशा की तरह आपको पता ही है क्या है नहीं है, और इसके अलावा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपको क्लियरिटी दिख रही है या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या है या नहीं। अगर होगा तो आप बेहिचक कमेंट में जो है ना लिख करके बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर अध्ययन करने वाले हैं बाबू, वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, ज़रा इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, चैप्टर का यूनिट का नाम है। देखिए, पहले नंबर अगर हम बात कर लेते हैं, टोटल आपको पढ़ने हैं यूनिट कितने। तो टोटल यूनिट जो पढ़ने हैं बाबू, वो कितनी पढ़नी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो टोटल यूनिट जो पढ़नी है ना, कितनी पढ़नी है, तो 5 यूनिट पढ़नी है। जिसमें से कि नया जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न आया है, उसमें बहुत सारे जो है ना क्या बोलते हैं, तो चैप्टर को हटा दिए गए। 2-3 चैप्टर हटा दिए गए। फर्स्ट चैप्टर, 9 चैप्टर और 16 चैप्टर, 13 और 14 में से भी कुछ टॉपिक को हटा दिए गए हैं। तो चलिए, जब अपडेट पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी, ऐसा तो एनसीईआरटी से हटा दी गई है, लेकिन आपकी सिलेबस में बिहार बोर्ड में कब इसको लागू की जाती है, इसका भी कोई प्रमाण है नहीं। अगर जैसा होगा वैसा आपको अपडेट की जाएगी, लेकिन जो एनसीईआरटी का जो है ना पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बारे में हम आपको जानकारियाँ दे दिए। इससे अलावा जो है ना, इसके अलावा जो अपडेट रहेगा हम आपको अपडेट करते जाएंगे। इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं और अध्ययन करते हैं। तो पहले हम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट हम लोग जो है ना अध्ययन कर चुके हैं, तो हम लोग सेकंड यूनिट की बात करेंगे। उस यूनिट का नाम क्या है, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, आनुवांशिकी एवं जैव विकास। इसके बारे में लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं कि आनुवांशिकी एवं जैव विकास क्या होता है, या हम किसे कहते हैं। इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। ज़रा ध्यान से इसको समझिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जानकारी आपको दी गई। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर पुराने सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें, तो ये चैप्टर नंबर जो है कितना है बाबू, तो ये चैप्टर नंबर 5 है। कितना है, ये चैप्टर नंबर 5 है। इसका हिंदी होता है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। कोई दिक्कत, क्या होता है बाबू, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिकों को सीखेंगे और समझेंगे। जरा आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ऐसे इसमें हम पीपीटी थोड़ा नॉर्मल यूज किए हैं, और ज़्यादातर हम ऐसे लिख करके आपको समझाने वाले हैं। देखिए, है ना, थोड़ा बहुत इसमें हम पीपीटी उपयोग किए हैं, ताकि बहुत मेहनत पड़ती है पीपीटी बनाने में। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे ही लिख करके बताएं और समझाएं, और जो फिगर दिखाने योग्य है उसको डायरेक्ट दिखा दें। क्योंकि पीपीटी बनाना बहुत टफ है, उतना समय मिल नहीं पा रहा है कि हम आपको फुली पीपीटी बना पाएँ। तो चलिए देखते हैं, पीपीटी ऐसे हम बना देंगे आपको लिख करके, एकदम बिल्कुल पीपीटी से कम नज़र नहीं आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले जो है ना सीखते हैं कुछ टॉपिकों को। जैसे इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, टॉपिक हमारा जो रहेगा इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेनेटिक इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले अध्ययन करेंगे इनहेरिटेंस की बात करेंगे।
जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू? वंशागति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंशागति कहा जाता है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि यार वंशागति क्या होती है या वंशागति किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर हम आपको जो है ना डायरेक्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो सके, सुविधा हो जाए, है ना। ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए, दिख रहा है कुछ संरचना बना हुआ। अब ज़रा नोटिस कीजिए यहाँ पर, देखिए कुछ स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा कुछ नाम वगैरह लिख देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये पेरेंट है बाबू, या इसको आप हिंदी में जनक भी कह सकते हैं। ये पेरेंट है या क्या है? जनक है। और जनक से क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए, संतान की प्राप्ति हुई, जिसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं बाबू। ऑफ स्प्रिंग या संतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ऑफ स्प्रिंग या संतान कहा जाता है। कोई दिक्कत बात समझ में आ रही है? अब जरा नोटिस कीजिए कि ऑफ स्प्रिंग या संतान कहा जाता है, तो इसमें हम लोग वंशागति कैसे सीखेंगे, जरा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम बात कर ले, देखिए कुछ वैसे गुण होते हैं बाबू, कुछ क्या होते हैं, वैसे गुण होते हैं जो है ना, या लक्षण होते हैं, वैसे गुण या क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ वैसे गुण या क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, जो क्या होते हैं, इस पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाते हैं, यानी जनरेशन टू। देखिए गुण कहाँ आ गए, ये गुण सेम कहाँ आ जाएगा, संतानों में। कहाँ देखने को मिलेगा, ये गुण संतानों में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब एक गुण संतानों में देखने को मिलेगा या लक्षण जो है संतानों में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे तो इस क्रिया को ही हम लोग वंशागति के नाम से जानते हैं। बस इतना सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि जीवों में होने वाले जना क्या, जीवों के जना क्या, जीवों में होने वाले जना गुणों की गति वंशागति कहलाती है। या इसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जीवों में युग्मकों द्वारा स्थापित होने वाले गुणों को, ठीक है ना, वंशागति के नाम से जाना जाता है। जरा ध्यान से देखिए, इसको आप अगर समझिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जरा आप नोटिस कीजिए तो, प्रोसेस टू पासिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कहाँ, जनक से कहाँ पास कर रहा है भाई, जो है ना क्या, कैरेक्टर यानी लक्षण या गुण, ऑफ स्प्रिंग यानी संतान में पास कर रही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस या वंशागति कहा जाता है बाबू। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये जनक जो दिख रही है, जनक जो दिख रहे हैं, इन जनक के जो है ना, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो जो संतान में गुण दिख रही है वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वंशागति के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये क्लियर है? अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो वंशागति आपको क्लियर कर देगा बाबू कि वंशागति क्या होती है। जैसे और भी हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि जनक है, जनक गोरे हैं, ठीक है, तो इनके संतान भी क्या हो गए, गोरे हो गए। मान लीजिए कि लंबे हैं, गोरे भी हैं और साथ ही साथ क्या हैं, गोरे एवं क्या हैं, लंबे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, गोरे एवं लंबे प्राप्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, गोरे और लंबे प्राप्त होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस क्रिया को ही हम लोग वंशागति के नाम से जानते हैं या इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ पर आपको ये समझाया गया। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा किसको लेकर के, वेरिएशन को। जरा समझिए वेरिएशन क्या होती है, जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसी में हम समझा देते हैं आपको वेरिएशन को भी। यहाँ पर हम आपको वेरिएशन भी समझाते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए वेरिएशन क्या होती है। वेरिएशन को हम लोग हिंदी में विविधता कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं बाबू, विविधता के नाम से हम लोग जानते हैं।
क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जरा नोटिस कीजिए तो कुछ दिख रहा है यहाँ पर। अब जरा नोटिस कीजिए यहाँ पर, देखिए ये जो लक्षण है ये कैसे थे? गोरे और कैसे थे? लंबे थे। लेकिन ये गोरे न होकर के ये गोरे थे और कैसे थे? लंबे थे। लेकिन संतान क्या हो? गोरे और लंबे न प्राप्त होकर के कैसा हो जाए? काले हो जाए एवं बौने प्राप्त हो जाए। हो सकता है, बात समझ आ रही है? तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग वेरिएशन के नाम से जानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जो जनक की क्षमता या गुण है उसके जैसा न दिख करके संतान उससे विपरीत हो जाए या भिन्न हो जाए, ठीक है, या उनमें जनक से अंतर दिखने लगे, तो उस क्रिया को हम लोग विविधता के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? अब जरा यहाँ पर समझिए, यहाँ तो एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझा दिए। अब पुनः इसको हम थोड़ा सा एक बार कैप्चर कर लेते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए, वेरिएशन, और इसके हम टाइप्सों को भी अध्ययन कर लेते हैं। वेरिएशन में बाबू क्या? विविधता। कोई दिक्कत? विविधता बात समझ में आ रही है? अब जरा नोटिस कीजिए विविधता क्या होती है। तो विविधता में बताया गया कि संतान क्या होते हैं? जनक से विपरीत दिखते हैं, जनक के जैसा नहीं दिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, ऐसे है जनक, ठीक है, लेकिन संतान जो प्राप्त होंगे वो कुछ चेंज हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे? तो जरा आप नोटिस कीजिए, कलर से पहचानिएगा, कलर को आप समझिएगा। देखिए कलर दिखाया जा रहा है ना, भिन्न, कुछ अलग अलग कलर के हम दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। देखिए चेंज कलर है, दिखा दिए हम, देखिए भिन्न है, लेकिन यहाँ से पहले, इससे पहले जो हम आपको बनाए थे उसमें कलर देखिए सेम है। जैसा जनक को दिखाया गया वैसे ही संतान को दिखाया गया है। बात समझ रही है? इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसलिए हम पेन को जना यूज कर रहे हैं उस टाइप से। अरे स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट तरह से यूज नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हम आपको स्मार्ट तरह से यूज करके दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। ध्यान से इसको स्मार्ट तरीके से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो देखिए, तो ये दोनों सेम है, यानी सिमिलर था तो हम लोग क्या कह रहे थे? वंशागति। लेकिन सिमिलर ना होकर के डिफरेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। दिख रहा है? ये ऐसा दिखाया गया और इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाए, मतलब उसके जैसा ना दिखे, कुछ भिन्नता आ जाए। हाँ, कुछ समानता भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, उसके जैसा कुछ चीज़ें समान भी हो सकती है और कुछ चीज़ें भिन्न भी हो सकती है। तो जो भिन्नता दर्शाया जा रहा है या जो अंतर दिख रही है, उस अंतर को ही हम लोग विविधता के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? ये अंतर आपको जानकारियाँ दे दिया गया है ना। ले सेट करने में बड़ा लोचा है। चलिए ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये जानकारी आपको दिया गया, किसको लेकर के दिया गया है ना, ज़रा समझिए आप। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू, किसको लेकर के ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये अंतर आपको दिखाई गई, क्या दिखाया गया कि देखिए ये जनक है, क्या है बाबू? ये जनक आपको दिख रहा है, ये क्या है? जनक है, दिख रहा है। लेकिन इसके यहाँ पर क्या? संतान है। क्या है बाबू? संतान है। समझ आ रही बात? एक क्या है? संतान है। एक जनक दिखाया गया और दूसरा क्या दिखाया गया? संतान। भिन्नताएं आ रही है तो इसे क्या कहा गया? विविधता कहा गया। अब इसके हम प्रकार की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं बाबू? प्रकार की बात कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम इसके प्रकार की बात करें, विविधता का प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात कर लेते हैं। हम विविधता की प्रकार की बात कर लेते हैं।
तो जरा आप ध्यान से देखेंगे विविधता किसे कहा जाता है। देखिए इसका हम एग्जाम्पल आपको देते हैं एज ए, इसका एग्जाम्पल यानी हम एक आपको चित्र दिखाते हैं और ज़रा समझिए इसको। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है डिग्री वाई विच एन ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम इट पेरेंट, यानी क्या होगा जो है ना डिफर रहेगा, जो है ना ऑफस्प्रिंग किससे डिफर रहेगा भाई, पेरेंट से डिफर रहेगा, मतलब भिन्न रहेगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसके हेयर्स देखिए आप ज़रा नोटिस कीजिए, हेयर को आप नोटिस कीजिए, इसके हेयर को नोटिस कीजिए, तो आप पाएंगे कि इसके हेयर जो है क्या हैं, इसके हेयर और इन दोनों के हेयर क्या है बाबू, ब्लैक हैं। लेकिन अब इसके संतान के हेयर को आप नोटिस कीजिए, दिख रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या कलर का, तो ब्राउन कलर का, भूरा कलर का। पास में आ रही है, यानी क्या हुआ कि जनक से, माता पिता से संतान में कुछ है ना क्या भिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, या उनमें कुछ नया गुण देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग वेरिएशन या विविधता कहते हैं, जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे थे। बात समझ आ रही है, यहाँ पर आप देखिए अंतर दिखाया गया, अंतर दिख रही है, डिफरेंस है कि नहीं है, ये ब्राउन कलर का है और ये ब्लैक कलर का है। बात समझ आ रही है, तो इसी को विविधता कहते हैं या इसी को वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं, तो इसके प्रकारों की हम बारे में बात करेंगे। इसके प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, है ना, ज़रा समझिए। इसके टाइप्स की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके टाइप्स क्या हैं, ज़रा आप नोटिस करेंगे तो इसके मुख्य रूप से दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जेनेटिक वेरिएशन और दूसरा होता है सोमैटिक वेरिएशन। बात समझ आ रही है, एक क्या होता है बाबू जेनेटिक वेरिएशन और दूसरा क्या होता है सोमैटिक वेरिएशन। जरा आप ध्यान से देखिए, जेनेटिक और सोमैटिक वेरिएशन में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं जननिक विविधता, जननिक विविधता क्या कहते हैं बाबू, जननिक विविधता कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक विविधता कहते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है। एक हो गया क्या जननिक विविधता और दूसरा क्या हो गया कायिक विविधता। यानी विविधता मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के, फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया बाबू सेकंड हो गया। समझ आ रही, विविधता किसे कहते हैं, जब जनकों से संतानों में भिन्नताएं देखने को मिलती है, या जनक से जन संतान क्या होते हैं, कुछ किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बाबू, उस प्रोसेस को विविधता कहा जाता है, विविधता या वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं, तो वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जरा आप नोटिस कीजिए, ये विविधता किसे कहा जाता है, यहाँ पर आपको दिखाया गया। अब जरा ध्यान से देखिए, जननिक विविधता की हम बात करते हैं, फर्स्ट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेरिएशन या जेनेटिक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेनेटिक या जर्मिनल भी कह सकते हैं, जर्मिनल। जर्मिनल बात में आ गई। अब जरा नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या जर्मिनल वेरिएशन, कोई दिक्कत, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, जननिक विविधता कहते हैं। कोई दिक्कत, जननिक विविधता किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जरा ध्यान से इसको समझते जाइएगा और देखते भी जाइएगा कि जननिक विविधता कहते किसको हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और समझते हैं, है ना। जरा आप ध्यान से इसको देखिए और समझिएगा। चलिए, तो जननिक विविधता के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होती है। देखिए जीवों के शरीर के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती है, थोड़ा सा इसको समझिए यहाँ पर आप। जो भी जीव होते हैं, देखिए जननिक विविधता और दूसरा भी हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या दूसरा अध्ययन करेंगे, दूसरा क्या था बाबू, दूसरा था सोमैटिक वेरिएशन।
सोमैटिक वेरिएशन, है ना। इसके लिए बोलते हैं क्या, कायिक विविधता। कायिक विविधता, बात समझ आ रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर कुछ बातों को अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जीव की बात करते हैं। जीव जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए किसी भी जीवों में अगर हम बात कर लेते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं होती है बाबू। क्या होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होता है, जरा आप ध्यान से देखिएगा, एक होता है रिप्रोडक्टिव या जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल या जनन, इसको हिंदी वालों क्या कहते हैं बाबू, जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जनन कोशिका। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं किसको लेकर के, दूसरा जो होता है सोमैटिक सेल होता है बाबू। क्या होता है बाबू, सोमैटिक सेल, जिसे हम लोग हिंदी में कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो एक हो गया क्या, जीवों के शरीर के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं। देखिए ये अलग सेंस में है, ये हम इसको समझाने के लिए सेंस में दे रहे हैं। ऐसे कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर हम इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान रखनी है आपको। और ज़रा समझिए कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो कैसे कैसे होती है और कौन कौन होती है। तो देखिए, तो दो प्रकार की कोशिकाएं, एक बताइए क्या, जनन कोशिका, और दूसरा बताइए कायिक कोशिका। अब जनन कोशिका क्या करती है, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो है ना क्या करती है, जीवों की संख्या को बढ़ाती है। ये जीवों की संख्या को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में स्पर्म, ओवा को आप मान सकते हैं, टिश्यू यानी अंडाणु और शुक्राणु, कोई दिक्कत। और इसके एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, तो ये शरीर के जितने भी जनन सेल होते हैं, जो है ना बॉडी के ऑल सेल्स होते हैं, या इसको आप बॉडी सेल्स भी कह सकते हैं। हमारे शरीर के जितने भी कोशिकाएं होती है, वो सभी को कायिक कोशिका कहते हैं। सदैव अगर हम बात कर लेते हैं इसके जो है ना गुणसूत्रों की एबिलिटी की अगर बात करें हम, तो इसके अंदर गुणसूत्र की जो क्षमता देखने को मिलेगी बाबू, वो देखने को मिलेगी। देखिए ये हमेशा जो है ना क्या रहता है, एन फॉर्म में रहेगा। हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, एन फॉर्म में रहता है। हमेशा किस फॉर्म में रहेगा बाबू, एन के फॉर्म में होगा। अरे हमेशा किस फॉर्म में होगा, 2n के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहेगा बाबू, 2n के फॉर्म में रहता है। हमेशा किस फॉर्म में होगा, 2n के फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात आपको जानकारियाँ दी गई, जरा आप नोटिस कीजिए। तो अब यहाँ पर समझना है कि अगर कोई परिवर्तन होता है किस प्रकार की कोशिकाओं में, जनन कोशिका में। आपको लग रहा है सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, इधर पढ़ा रहे हैं टॉपिक को इधर शुरू कर दिया है, लेकिन आपको बकाना नहीं है, धैर्य रखना है। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो अकबकाना नहीं है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, ताकि हम आपको बेहतर तरीक़ा से समझा सकें और मज़ा आए पढ़ने में। चलिए तो देखते हैं। तो जनन कोशिका में जब कोई परिवर्तन होता है या कोई भिन्नताएँ या कोई अंतर देखने को मिलती है, तो उस अंतर को कहा जाता है क्या बाबू, जननिक विविधता के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत। और अगर जब कायिक कोशिका में कोई अंतर आती है, तो उसे कहा जाता है क्या, कायिक विविधता। समझ में आ रही है। अब चलते हैं, दोनों में एक विशेषताएं हैं बाबू, एक अंतर होती है। अब वो अंतर को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो अंतर आखिर क्या होता है और वो कैसा अंतर होता है। जरा आप नोटिस कीजिए, ये वंशागत रहेगा। ये जो आपको दिख रही है, जरा आप नोटिस करेंगे, ये क्या होगा बाबू, वंशागत होगा। कौन वंशागत होगा, है ना, है बुढ़बाग। ये क्या होगा, वंशागत। यानी कायिक विविधता जो है क्या होती है, सॉरी जननिक विविधता जो होती है वंशागत होती है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित होगा। अगर अंतर आ गया तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये
स्थानांतरित होगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं किसको लेकर के, कायिक विविधता को लेकर के, तो कायिक विविधता जो होते हैं बाबू ये वंशागत नहीं होते हैं, ये वंशागत नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं बाबू, ये वंशागत नहीं होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल दे दिए देगा, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल, जरा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। जीवों के शरीर के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं, एक जनन कोशिका और दूसरा कायिक कोशिका। जनन कोशिका किसको बोलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को बोलते हैं। और ये जहाँ शरीर के जितने भी कोशिकाएं होती है इसको जहाँ कायिक कोशिका कहते हैं। इसके अंदर गुणसूत्रों की अगर बात कर लेते हैं, इसके अंदर तो 2n के फॉर्म में रहेगा और एक किस फॉर्म में, 2n के फॉर्म में रहेगा। अगर इसमें कोई भिन्नताएं उत्पन्न होती है किसी कारणवश, ठीक है ना, तो उस भिन्नताओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो जनिक विविधता के नाम से या ना जर्मिनल वेरिएशन के नाम से जानेंगे। और इस प्रकार की अगर कोशिकाओं में होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कायिक विविधता या सोमैटिक वेरिएशन। कोई दिक्कत बात समझ में आ रही है? अब ज़रा नोटिस कीजिए यहाँ पर, समझिए किसको लेकर के, ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर बात क्या आ जाती है, तो कायिक विविधता हो गई। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है, क्या आ जाती है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए क्या, तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल और उसके एग्जाम्पल, तो देखिए इसके एग्जाम्पल जो होते हैं बाबू क्या होते हैं, ज़रा नोटिस कीजिएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, जैसे आइज एंड हेयर कलर। कोई दिक्कत, आइज एंड क्या बाबू, हेयर कलर। कोई दिक्कत, मतलब आँख और बालों के जो क्या होते हैं, तो रंग होते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग कायिक विविधता के नाम से जानते हैं। हाइट में परिवर्तन होती है, जो हाइट होती है ना, हाइट इटीसी बात समझ में आ रही है, तो ये जानकारी आपको दिया गया। कलर वगैरह भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, स्किन कलर, ऐसे तो हम यहाँ पर आई और हेयर की बात की है, हाइट भी हो सकती है, तो ये जनिक विविधता के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं कायिक विविधता की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कायिक विविधता के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो कायिक विविधता के क्या एग्जाम्पल होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, तो देखिए इसके एग्जाम्पल होते हैं उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण, कोई दिक्कत, और ये उपार्जित लक्षण क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा आगे कैप्चर कर लेते हैं। इस सब तो आइडिया है, एग्जाम्पल आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम आगे कैप्चर कर लेंगे। इसका पीपीटी वगैरह आपको जो है ना मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख करके इसको मैनेज कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना नोट्स करना आपको टफ पड़ेगा, तो इसलिए आपको हम इसको पीपीटी दे देंगे, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को हम ले लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर, है ना, सेटिंग, देखिए तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़रा आप नोटिस कीजिएगा बाबू। देखिए इससे पहले ये था, तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। क्या जानते हैं, उपार्जित लक्षण किसको कहते हैं। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। उपार्जित लक्षण को एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है बाबू, या एक्वायर्ड ट्रेड्स भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड ट्रेड्स कह सकते हैं। उपार्जित लक्षण क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कोई भी जीव या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव क्या करता है, वातावरण या जलवायु के कारण है ना अपने अंगों को कम या ज़्यादा उपयोग करता है, और उसके कारण उसमें जो भिन्नता या लक्षण देखने को मिलती है, जो उसके अंदर गुण आ जाती है, उस गुण या लक्षण या अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उपार्जित लक्षण के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। कभी नोटिस कीजिएगा, हम दाहिने हाथ से लिख रहे हैं तो हमारा एबिलिटी दाहिने हाथ में है। कोई व्यक्ति बायां हाथ से जहाँ लिख रहा है तो उसको ज़्यादा आइडिया लगेगा बायां हाथ से। देखिए तो क्या हो रहा है कि दाहिना हाथ को हम उपयोग किए तो हमारा एबिलिटी दाहिना हाथ में, जो व्यक्ति बायां हाथ से उपयोग किया तो उसको जो है एबिलिटी बायां हाथ में। तो अब क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट पे हम लोग को जहाँ सिखाया गया कि नहीं दाहिना यूज कीजिए, उसको जो है कोई ध्यान नहीं दिया तो वो बायां
हाथों को यूज करने लगा, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, कैसे वो उसमें एबिलिटी हासिल कर लिया, हम इसमें एबिलिटी हासिल कर लिया, ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये अंगों को कम या ज़्यादा उपयोग करने के कारण कुछ न कुछ एबिलिटी आ रही है, तो उसी को हम लोग उपार्जित लक्षण कहते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो जरा आप ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति लोहार होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आपको बुरा नहीं माननी है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। जो लोहार होते हैं, जरा आप ध्यान से समझिएगा, ऐसे एग्जाम्पल बुक में भी दी रहती है। लोहार होते हैं, ठीक है ना, तो इनके हाथ जो होते हैं बाबू बड़े जो है ना सख्त होते हैं, टाइट होते हैं, है ना, काफ़ी कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। इनके हाथ क्या होते हैं? मजबूत, यानी कठोर होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इनके अगर संतानों की देखा जाए, इनके अगर संतानों को आप नोटिस कीजिए तो दिख रहा है, इनके संतानों का अगर आप देखिए तो आप पाएंगे कि उनके संतान सॉफ्ट है, नॉर्मल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये हथौड़े को जो है ना उपयोग करने के कारण जो है ना इन्वायरमेंट में क्या किया, हथौड़ा को उपयोग किया, जिस कारण इसके हाथ में एबिलिटी आ गई, तो नया गुण देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके संतानों में नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखिए, तो हाथ को क्या किया, जो व्यक्ति है हाथ को जो है ना बहुत ज़्यादा उपयोग किया, जो है ना लोहा को पीटने में, जिसके कारण क्या हो गया, इसका हाथ कठोर हो गया। ठीक है, आम आदमी को नहीं होती है, तो अंगों को कम या ज़्यादा उपयोग करने से हो रहा है, ज़्यादा उपयोग किया इसलिए कठोर हुआ। तो इसी को हम लोग उपार्जित लक्षण को नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति नहीं करेगा उसका कठोर नहीं होगा, जो किया हुआ तो उसको हम लोग उपार्जित लक्षण कहेंगे। नया गुण आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे आम लोगों को क्या होती है, सॉफ्ट हाथ होती है, लेकिन जो व्यक्ति जो है ना लोहा के या किसी भी हार्ड चीज़ों को जो है ना पीटता है या उससे जो है जुड़ा हुआ कार्य को करता है, तो उसका हाथ कठोर हो जाती है। ड्राइवर जो ट्रैक्टर वगैरह जो चलाता है उसका भी देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा। क्या उसके संतान को भी होंगे? नहीं होंगे। तो यही चीज़ें बताई गई। तो यही कहा गया कि ये क्या होते हैं, कायिक विविधता के एग्जाम्पल दिया गया। तो कायिक विविधता वंशागत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके संतान में गुण देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो संतान फिर वही काम करे तो फिर उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं होती है। लेकिन जिसके शरीर के अंदर देखिए बाल भूरा हो गया, मान लीजिए चाहे किसी कारण से हमारे बाल भूरे हो गए, तो हमारे जो संतान उत्पन्न होंगे वो भूरे जो है ना बाल वाले होंगे। समझ रहे बात? तो ये चीज़ें आपको जानकारियाँ दी गई। तो ये वंशागत होती है, जो कायिक वाले होते हैं, सॉरी जननिक वाले होते हैं, और कायिक वाले होते वंशागत नहीं होते हैं। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं किसको लेकर के, जेनेटिक्स को लेकर के समझते हैं। मेंडल साहब के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और बातें करते हैं कि आखिर मेंडल साहब कौन थे और इन्होंने किस प्रकार के अपनी क्रियाओं को किया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक एक करके अध्ययन करते हैं। ज़रा आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा एक एक करके बातों को, है ना। अब ज़रा नोटिस हम लोग करते हैं और समझते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं और सीखते भी हैं। अब ज़रा नोटिस करते हैं बाबू, ज़रा इसको ध्यान दीजिए। हम चेक कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो बनाते रह गए, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ या वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो समस्या आ जाती है, इसलिए बीच बीच में हमको जा करके चेक करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी कोई है नहीं, अकेले हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए बाबू, तो ये जानकारी आपको दे दी गई है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल एक जो है ना क्या थे, जो है ना ईसाई धर्मों के जो मठ होते हैं उस मठ के एक पादरी थे बाबू। ये क्या थे? ईसाई धर्मों के एक मठ के क्या थे? एक पादरी थे। कोई दिक्कत? क्या थे? पादरी थे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? क्या थे बाबू? पादरी थे। अब जरा ध्यान से देखेंगे, पादरी थे तो उस कंडीशन में अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा आप ध्यान से देखिए ये क्या किए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी लगन और मेहनत से एक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करके यानी क्या किए बाबू? प्रयोग किए। एक एक्सपेरिमेंट या आप कह सकते हैं प्रयोग किए। इस प्रयोग के कारण जो है, ठीक है ना, इस प्रयोग के कारण क्या, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को दिया और इसीलिए इन्हें पितामह कहा गया। किसका? जेनेटिक का। जेनेटिक का क्या कहा गया? पितामह कहा गया। इनके जीवनी के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, कुछ चीज़ों को अध्ययन करेंगे एक एक करके, लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ग्रेगर जॉन कौन थे? इनका जो है ना, इनका पूरा नाम देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, पूरा नाम क्या है बाबू? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हम डायरेक्ट मेंडल को लेकर के चलेंगे, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। हम किसको उपयोग करेंगे? मेंडल को उपयोग करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल का शॉर्ट नाम मेंडल और पूरा नाम क्या बाबू? मेंडल। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, जरा आप नोटिस कीजिएगा। इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1884 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा हम शॉर्ट में इसको लेकर के चलेंगे, शॉर्ट का इतना काफ़ी है जितना हम बता रहे हैं। देखिए, मेंडल साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑस्ट्रिया देश के। इनका जन्म कब हुआ था?
तो इतना ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान पर हुआ था बाबू। कहाँ स्थान पर, किस स्थान पर? तो ब्रून नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था ये आपको ऑफलाइन क्लास में बताई गई है, ये आप खुद देख लेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा क्या डिटेल्स ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाती है तो बच्चे उतना समय भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम प्रयास करके थोड़ा सा शॉर्ट में ही और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कैप्चर करते हैं। तो बकाने की बात नहीं है, डिटेल्स पढ़नी है तो ऑफलाइन क्लास में आज ही मज़ा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, जितना डिटेल्स पढ़ सकते हैं। कोटा से लेकर के हर एक प्रकार के फैसिलिटी और फैकल्टी उपलब्ध रहेगी आपको, पैकेज बुक सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे खुद ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को ही बताई गई है। तो ज़रा ध्यान से आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक जो है ना स्थान पर इनका जो है ना क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे इन्होंने क्या किया, काफ़ी लगन और मेहनत से अगर हम बात कर लेते हैं, जन्म इतना में हुआ था तो इन्होंने कब, तो 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक इन्होंने लगातार कठिन मेहनत और परिश्रम के माध्यम से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों इन्होंने किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए इनके दिमाग में जब बागवानी जो है, देखिए ये मेंडल साहब जो है ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक पर इनका जन्म हुआ। तो ये ईसाइयों के मठ के, किसके बाबू, ईसाइयों के मठ के एक क्या थे बाबू, पादरी थे। एक क्या थे, पादरी थे। तो इनका काम था बागवानी कार्यक्रम, मैंने बाग को देखना जो है ना, सींचना, उसको पटाना, उसको देख रेख करना, इनका काम था। तो इनके दिमाग में जो है ना, इनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगाव भी था, नेचर से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, पेड़ पौधे से इनको काफ़ी ज़्यादा लगाव भी थी। इसलिए उन्होंने जो है ना वे क्या करते थे, देख रेख करते थे। और उनके दिमाग में एक अचानक क्वेश्चन आई कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि गोरे जो है ना देखिए ध्यान देंगे, गोरे माता पिता जो होते हैं, गोरे माता पिता हैं, बात मेरी है, गोरे क्या है, माता पिता है, उनके संतान काले क्यों होते हैं भाई, है ना। और जिनके जो है ना क्या है, जो है ना माता पिता काले हैं, उनके संतान गोरे क्यों होते हैं, लंबे हैं, उनके बौने क्यों होते हैं, बनने वाले को लंबे क्यों होते हैं, मतलब इस प्रकार के उनके दिमाग में क्वेश्चन आई। तो इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या समाधान निकालने के लिए इन्होंने लगातार क्या किया, तो एक्सपेरिमेंट किया। कब से कब तक बाबू, तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया 1856 से 1863 ईस्वी के बीच। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ जो है ना क्या किया, कुछ रिसर्च किया और कुछ जो है ना उसमें रूल्स और नियम को उन्होंने निकाला। और उन्होंने क्या किया, देखिए उसी का एक मठ, उसी जो है ना, देखिए ध्यान, उसी देश का एक जो है ना क्या होता है, एक संगठन है जिसका नाम है, देखिए सोसाइटी है, देखिए जिसका नाम है क्या, नेशनल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। बस में है, नेशनल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसी की एक बैठक में इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले अपनी रिसर्चों को 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। तो इनके बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर इसके एक वर्ष बाद, कितने सालों में, ज़रा ध्यान से, इनके एक साल बाद, यानी करीब लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो 1866 ईस्वी में, इसके एक साल बाद, इसके क्या, ज़रा ध्यान से देखें, इसके क्या एक साल बाद इन्होंने कितना ईस्वी में बाबू, तो 1866 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, तो इसको जो है ना, इसी सोसाइटी की एक पत्रिका आती है, उस पत्रिका में इन्होंने क्या किया, उसको प्रस्तुत किया। लेकिन इनके बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, उस पर कोई विशेष जो है ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो डार्विन थे, है ना, चार्ल्स रॉबर्ट जो डार्विन थे, सभी लोग जो है क्या था, इन डार्विन के जो है ना सिद्धांतों में बिजी था। क्योंकि डार्विन एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, काफ़ी इनका जो है जलवा रहा है अपने जो है एक्सपेरिमेंट पे। तो इनके बातों में जो है ना सभी जो है ना साइंटिस्ट बिजी था, जिसकी वजह से इनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और इनकी जो है ना फिर अंततः क्या हो गई, इसके बाद जो है ना इनके जो है ना कुछ समय बाद क्या हो गया बाबू, मृत्यु हो गई। इसके देखें कुछ साल बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनका एक्सपेरिमेंट वैसा ही पड़ा रह गया। फिर कुछ समय बाद 3 वैज्ञानिक हुए। कौन वैज्ञानिक हुए? 3 वैज्ञानिक हुए। ज़रा ध्यान से देखेंगे, कौन वैज्ञानिक हुए बाबू, 3 वैज्ञानिक। उन वैज्ञानिकों का क्या नाम है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला वैज्ञानिक थे हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज, बात में आ रही है?
दूसरा कौन था? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस, बात समझ में आ रही है। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या नाम था? हुगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस, और एक और वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, ज़रा सोचिए आप। हुगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस, और एक और वैज्ञानिक कौन थे भाई? ध्यान में तो आ रही है, एक सेकेंड। देखते हैं कौन वैज्ञानिक थे ऐसे इसमें। चलिए, इसमें लगता है भी नहीं। एक और कोई वैज्ञानिक थे, ध्यान पर नहीं नाम आ रही है, हम आपको कभी उसके बारे में जिक्र कर देंगे। हुगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस, और हाँ, इरिन वार्न शेरमाक। इरिन वार्न शेरमाक, है ना, याद आ गया। क्या नाम था? इरिन वार्न शेरमाक, है ना। क्या नाम था बाबू? इरिन वार्न शेरमाक। कभी कभी ध्यान से निकल जाती है, आगे बढ़ते हैं। तो उनका नाम क्या था बाबू? इरिन वार्न शेरमाक। ये 3 वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, मिल करके, जो है ना, ध्यान देंगे, इनके मरने के कितने दिन बाद, ध्यान नहीं, सॉरी, इनके एक्सपेरिमेंट के करीब कितने साल बाद, जरा ध्यान से देखिए, इनके एक्सपेरिमेंट के 34 साल बाद, जरा आप नोटिस कीजिएगा, जब एक्सपेरिमेंट जो किए थे, इस एक्सपेरिमेंट के कितने साल बाद, जरा ध्यान से देखेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के 34 वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद, कितने ईस्वी में? तो 1900 ईस्वी में बाबू। कितने ईस्वी में? 1900 ईस्वी में। या आप कह सकते हैं कि उनके मरने के करीब 16 साल बाद। दो चीज़ें बात यहाँ पर, कहीं कहीं 34 वर्ष मिलता है ना। देखिए, इनके जो है ना एक्सपेरिमेंट के कितने साल बाद बाबू? 34 वर्ष बाद। 34 वर्ष बाद, या फिर कह सकते हैं कि इनके क्या, मरने के 16 वर्ष बाद। 16 वर्ष बाद कितने ईस्वी में? तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, तो 1900 ईस्वी में बाबू। कितने ईस्वी में? 1900 ईस्वी में इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, तो इनके एक्सपेरिमेंट को ईमानदारी पूर्वक इनके नाम पर मान्यता दिला दी। इसीलिए जो है ना, किन्हें, मेंडल साहब को क्या कहा गया बाबू? तो फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना गया बाबू, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं, मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। अब क्यों रहे, इसके बारे में हम जानकारी आपको जो है ना देंगे और बताएंगे भी। तो ज़रा आपको ध्यान से इसको सुनते जाना है और समझते भी जाना है। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आपको पूछते भी जाना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कैप्चर करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करेंगे।